अस्सलाम वालेकुम। तो फिर कैसे हैं आप सब लोग। मैं नाम अब्दुल्ला अहमद है। आज के इस लेक्चर में हम मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, इम्पल्स और कोलिजन के ऑल केसेस को कम्प्लीटली कवर कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, दो बॉडी हैं, एक साइकिल है और एक ट्रक है, दोनों सेम मोमेंटम से मूव कर रही हैं, तो बताएं किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। और मूविंग बॉडी का इम्पल्स कब जीरो होता है, कब नॉन जीरो होता है, और कोलिजन का वो कौन सा केस है जिसमें जब दो बॉडी कोलाइड करती हैं तो वो अलग नहीं होती, आपस में स्टिक टुगेदर रहती हैं। इस केस में हमें उनकी फाइंड करनी पड़ती है कॉमन वेलोसिटी। ये सारे कॉन्सेप्ट आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीटली कवर कर रहे होंगे और साथ ही साथ हम लेटेस्ट टॉपिक पर पास्ट पेपर क्वेश्चन करेंगे ताकि बच्चे को पता लग सके इन टॉपिक से एमसीक्यूज आते किस टाइप के हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मोमेंटम को। सबसे पहले मोमेंटम का फार्मूला वो क्या है, P इज इक्वल टू एम इंटू वी, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हमें इसके फॉर्मूले से एक बात लग रही है, वो क्या कि मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ही होगी। मोमेंटम का कोड डिफाइन है, वो क्या, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन बॉडी कॉल्ड एज मोमेंटम। मतलब ये हर बॉडी की ना होती है नेचुरल प्रॉपर्टी कि जो बॉडी में मूव कर रही है उससे मोमेंटम होगा, जो उसकी शो करे क्वांटिटी ऑफ मोशन को। अगर आपसे एमसीक्यू से पूछे कि बताएं किसी बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन किसी को शो करती है, तो हम कहेंगे शो करती है मोमेंटम को, राइट है। अब अगर मैं चेंज करना चाहूँ मोमेंटम में तो कैसे करूँगा, सिंपली मास या वेलोसिटी इनमें चेंज करके। लेकिन जो हमारी एमडी की फिजिक्स है ना, हम यहाँ पर कभी मास को चेंज नहीं करेंगे, मास कांस्टेंट होता है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा। तो मतलब जब भी किसी बॉडी की चेंज करेगी वेलोसिटी, उसका मोमेंटम भी चेंज होगा, राइट है। अब ना हम जो हमें टॉपिक पढ़े पीछे उनके कॉन्सेप्ट को या लिंक करते हैं। जैसे F इज इक्वल टू एम में हमने फॉर्मूला पढ़ा था सेकेंड वीकेंड से, अगर और हमने फॉर्मूला पढ़ा था ए का, ए इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट है ना। अगर मैं ए की वैल्यू को पुट कर दूँ फोर्स के फार्मूला में तो ये क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू एम इंटू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। ये वैल्यू मुझे लग रही है जाने बचानी, वो कैसे, हाँ ये तो किसके इक्वल है, चेंज इन मोमेंटम के, राइट है। तो आपका फार्मूला क्या बन गया, F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। और मैंने अब फोर्स को एक नया नाम दे दिया, वो क्या, आप इसे फोर्स कह लें या कह लें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दोनों सेम चीज़ है। मतलब आपको एमसीक्यूज आ रहे होंगे, पता होगा कि एमसीक्यूज में वहाँ पर उसने ना स्टेटमेंट में डाटा में दी होगी वैल्यू फोर्स की भी होगी और आपको टाइम की दे दी होगी, आपको चेंज वैसे जो होगी हमारे पास वैल्यू दे देगा, चेंज इन दे देगा, वेलोसिटी की वैल्यू दे देगा और आपसे कहेगा आप फाइंड करके दें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बच्चे करेंगे, लगाएंगे फार्मूला और सोल्व करने बैठ जाएंगे, अच्छा खासा लंबा काम करेंगे। हालांकि मैंने आपको बताया कि मैंने अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को एक नया नाम दिया, उसका नाम है फोर्स। उसने पूछा कि एमसीक्यू में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मतलब फोर्स पूछा है और फोर्स की वैल्यू डाटा में मौजूद है, तो सिंपली मैं सोल्व के बगैर वही लगा दूंगा आंसर। हम एमसीक्यूज करेंगे लेक्चर में सारे, राइट है। और फोर्स का फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू एम में। और याद रखना यहाँ फोर्स कौन सी है, रिजल्टेंट फोर्स है, क्लियर है। अब बात करें यूनिट मोमेंटम के, तो इसके दो यूनिट हैं। एक इसका होगा ऐसा यूनिट, अगर पूछे आपसे एमसीक्यूज में कि मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होगा तो वो क्या, न्यूटन सेकंड है। और अगर आपसे पूछे कि मोमेंटम का ऐसे बेस यूनिट क्या है तो वो क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, राइट है। और यही सेम यूनिट किसके होते हैं, हमारे पास इम्पल्स के होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे इससे भी। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। लेकिन उससे पहले आपने इसकी डिफाइन तो पढ़ी होगी, जो स्टेटमेंट है मैं आपको ना इससे क्लियर करूंगा थ्योरेटिकली, मतलब क्या उस डिफाइन का। चलो देखते हैं। सबसे पहले ना हमारे पास एक सिस्टम है, ये सिस्टम है नज़ारा बॉक्स का। इस सिस्टम को मैंने सराउंडिंग से जो बाहर है अलग कर दिया है बाउंड्री लगाकर। मैंने सिस्टम के बाहर लगा दी बाउंड्री, जिससे मैंने सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर दिया। इस केस में ये सिस्टम आइसोलेट हो चुका है सराउंडिंग से, ये बन चुका है पास आइसोलेट सिस्टम, यानी सिस्टम पर कोई फोर्स लगेगी एक्सटर्नल, राइट है, राइट है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास F इज इक्वल टू जीरो। और फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। F पर क्या जीरो है तो हम पुट कर देंगे पर जीरो, ठीक है। तो ये बन जाएगा जीरो इज इक्वल टू चेंज मोमेंटम ओवर टाइम बन जाएगा। अब मैं टाइम को जो डिवाइड हो रहा है ऊपर कर दूंगा मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो चेंज मोमेंटम क्या बन गया, जीरो बन गया। यानी हम चेंज मोमेंटम को ये भी लिख सकते हैं कि चेंज मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। सेम बात है, यहाँ जो हमारे पास नेगेटिव मोमेंटम है ये इक्वेशन के ऑपोजिट जाकर हो जाएगा पॉजिटिव का। मतलब क्या बना इसका, यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारे पास
होगा फाइनल मोमेंटम, तो वही होगा जो हमारे पास था बॉडी का इनिशियल मोमेंटम, राइट है। यानी फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। और इसका मतलब क्या बना, मोमेंटम सेम ही है, जो था इनिशियल वही फाइनल है, यानी मोमेंटम कांस्टेंट होगा, कंजर्व्ड होगा। और यही तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की डिफाइन है। वो कहता है व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, इन दिस केस चेंज इन मोमेंटम विल बी जीरो, यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम एंड बॉडी का मोमेंटम इज कंजर्व्ड और मोमेंटम कांस्टेंट होगा। इसका ये मतलब है कि जब भी कोई सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ही नहीं करेगी, इस केस मोमेंटम चेंज ही नहीं होगा, यानी हमारे पास फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल होगा, इनिशियल मोमेंटम के, और मोमेंटम कांस्टेंट और कंजर्व्ड होगा। ये डिफाइन है इसकी, इसका मतलब ये है। क्लियर है। अब इससे अगर आप डिफाइन कभी नहीं बोलेगी, यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब दोबारा हम फॉर्मूला लिखेंगे फोर्स का। फार्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो टाइम डिवाइड हो रहा है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर दूंगा फोर्स से, जो हो जाएगा फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल चेंज मोमेंटम। और यही फार्मूला किसका है, इम्पल्स का। आपकी बुक में फार्मूला लिखा है ना इम्पल्स का, इम्पल्स इज इक्वल टू एफ इनटू टाइम है, और ये किससे इक्वल है, चेंज मोमेंटम इक्वल है। तो यहाँ से मेरे पास इम्पल्स क्या देंगे, दो फार्मूलास। नंबर वन पे क्या होगा, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यानी आप ये भी कह सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और एक और फार्मूला इम्पल्स का क्या है, इम्पल्स इज इक्वल टू एफ इंटू टी। और याद से ये जो प्रोडक्ट है ना फोर्स इंटू टाइम का, ये इन्वर्स्ड है। मतलब यहाँ पर क्या, अगर मैं फोर्स लगने का टाइम कम कर दूंगा तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगी, अगर फोर्स लगने का टाइम बढ़ा देंगे तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है, एक लड़का किक करता है, ब्रिक को भी करता है, फुटबॉल को भी करता है, वहाँ ये बात की थी, राइट है। अब हम देखते हैं यूनिट को, किसके, इम्पल्स के यूनिट को। इम्पल्स के भी दो यूनिट हैं, एक इसका होगा एस से यूनिट, वो क्या है, न्यूटन सेकंड होगा। एक इसका क्या एस से बेस यूनिट, वो क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा। और इम्पल्स भी हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी। क्लियर है। अब यहाँ पर हमने क्या पॉइंट पढ़ा, यहाँ हमने बेसिकली पढ़ा इम्पल्स के बारे में पढ़ा, और पढ़ा हमने मोमेंटम के बारे में। कि जैसे यहाँ पर देखें मोमेंटम क्या था, प्रोडक्ट मास एंड वेलोसिटी था, ये मेन फार्मूला है। मोमेंटम को डिफाइन है क्वांटिटी ऑफ मोशन आल्सो कॉल्ड एज मोमेंटम। और मोमेंटम के फार्मूले से हमने निकाले फोर्स के दो फार्मूलास, के जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स वो इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम और टाइम भी होगा, और वो इज इक्वल टू मास इनटू ए भी होगा। फिर हमने पढ़ा इम्पल्स के बारे में। अब यहाँ पर इम्पल्स क्या था, इम्पल्स के दो फार्मूलास थे। एक इम्पल्स का फार्मूला क्या पढ़ा हमने, चेंज मोमेंटम, वो भी इम्पल्स से इक्वल होगा। एक और फार्मूला इम्पल्स का क्या, एफ इनटू टाइम होगा, राइट है। और इम्पल्स के भी यूनिट सेम वही हैं जो होंगे किसके, मोमेंटम के, न्यूटन सेकंड और किलोग्राम मीटर पर सेकंड, राइट है। अब हम करते हैं कुछ एमसीक्यूज। आपके पास एक बॉडी है, उसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, 50 न्यूटन सेकंड है, उसका फाइनल कितना होगा मोमेंटम, 20 न्यूटन सेकंड है। तो बताएं इसका इम्पल्स क्या होगा। सिंपल फार्मूला क्या इम्पल्स का, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो क्या कर देंगे हम, फाइनल मोमेंटम से निकाल देंगे इनिशियल मोमेंटम को। फाइनल कितने हैं 20, इनिशियल कितने हैं 50, ये कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल आई इज इक्वल टू -30 न्यूटन सेकंड। ये क्या इम्पल्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। अब आया मजेदार न्यूमेरिकल जिसकी मैं बात कर रहा था। अब आपने इसको पढ़ना है। एक बॉडी है, उसका मास 30 kg है, राइट है। वो बॉडी 5 सेकंड के लिए लगाती है फोर्स 250 न्यूटन की। आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना आपने रेट इन चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में फाइंड करना है, राइट है। क्या करेंगे बच्चे, लगाएंगे फार्मूला, फिर निकालेंगे, पहले वैल्यू वेलोसिटी के निकालेंगे, फिर पुट करेंगे, अच्छा खासा काम करेंगे। लेकिन मैंने आपको आज एक बात कही थी, वो क्या बात कही थी कि मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को एक को नाम दूंगा, वो नया नाम क्या होगा, फोर्स। तो हमारा वैल्यू है ना फोर्स की, तो सिंपल ऐसा यही आ जाएगा, इसका सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है ना। तो सिंपली अगर किसी न्यूमेरिकल में उसने आपसे पूछा क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पूछा है और दी हुई वैल्यू फोर्स की, तो हम सोल्व नहीं करेंगे, वही लिख देंगे आंसर, राइट है। एंड अगर आपसे मैं पूछूं क्या ऑल मूविंग बॉडी के पास इम्पल्स होता है, जवाब है नहीं। वो क्यों, क्योंकि हम देखते पहले फार्मूला क्या इम्पल्स का, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। और मोमेंटम कब चेंज होता है, जब हमारे पास चेंज होगी वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या है, अगर किसी बॉडी की चेंज करेगी वेलोसिटी, उसी में चेंज करेगा मोमेंटम, उसी में होगा प्रोड्यूस इम्पल्स। तो यहाँ बन के दो केस। नंबर 1, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी हाई कांस्टेंट है, इस केस में क्या होगा, उसमें इम्पल्स भी जीरो होगा नहीं प्रोड्यूस उसमें। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें कहते हैं, इनमें ए जीरो होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बॉडी की स्टेट मेंटेन होती है, या तो रुका हुआ होगा या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। इस केस में वी कांस्टेंट होगी, हमारे पास चेंज मोमेंटम जीरो होगा
और हमारे पास आई भी 0 होगा, राइट है। अब केस नंबर 2 है, इस केस में जिन बॉडीज़ का अगर चेंज करें वेलोसिटी उन बॉडी में इम्पल्स भी प्रोड्यूस होगा, राइट है। जैसे कौन सी बॉडी होती हैं, एक्सीलरेटेड बॉडीज होती हैं, उनमें होता क्या, सिंपली अगर चेंज करेगी वेलोसिटी तो प्रोड्यूस होगा उनमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, उन्हीं में चेंज मोमेंटम होगा, उन्हीं में हमारे पास इम्पल्स भी प्रोड्यूस हो रहा होगा, राइट है। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। फार्मूला क्या हमारे पास मोमेंटम का, मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट मास एंड वेलोसिटी। फार्मूला क्या हमारे पास के का, के इज इक्वल टू 1/2 mv का स्केयर। अगर मैं इस फार्मूला में जो हमारे पास के है इसको मास से मल्टीप्लाई मास डिवाइड कर दूंगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m का स्केयर इंटू v का स्केयर ओवर 2m बन जाएगा, राइट है। तो फार्मूला क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया। अब यहाँ हम देखें जो है mv है ये तो हमारे पास किससे इक्वल, मोमेंटम के, तो क्या बन जाएगा, k इज इक्वल टू मोमेंटम का स्केयर ओवर 2m बन जाएगा, क्लियर है। ये फार्मूला हमारा मेन है, जब भी हमें किसी फार्मूले में बात हो रही होगी मोमेंटम की और काइनेटिक एनर्जी की, हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। अगर आप किसी फार्मूले में किसी न्यूमेरिकल में गिवन जो वैल्यू दी हुई है मोमेंटम की है और फाइंड करना किसको हमने, के काइनेटिक एनर्जी को, हम इस फार्मूले से करेंगे। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको दी हुई है वैल्यू के की और हमने फाइंड करना है किसको, मोमेंटम को, हम ये करेंगे इसको कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पर 2m जो नीचे डिवाइड हो रहा है वो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और मोमेंटम से स्केयर खत्म करने के लिए ले लेंगे सिर्फ हम अंडर ले लेंगे और बन जाएगा फार्मूला मोमेंटम इज इक्वल टू √2m इंटू के। जब भी हमें किसी न्यूमेरिकल में वैल्यू गिवन होगी के की, हमने फाइंड करने की मोमेंटम की, हम यूज़ करेंगे ये वाला फार्मूला, क्लियर है। अब एक एमसीक्यूज है, क्या कहता है, लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी, दो बॉडीज है लेकिन लाइट एक हैवी भी है, दोनों मूव करी विद सेम के, फाइंड करना विच विल हैव ग्रेटर मोमेंटम। बात कर रहा है कि दो बॉडी है, एक लाइट है एक हैवी है, दोनों मूव कर रही है सेम काइनेटिक एनर्जी से, इन दोनों में से किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, फाइंड करना क्या, मोमेंटम। फार्मूला क्या होगा, मोमेंटम इज इक्वल टू √2m इंटू के, राइट है। अब इस केस में हमारे पास के क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, मोमेंटम इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √ मास m, यानी जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसी का मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो मास ज़्यादा किसका है, हैवी बॉडी का, तो मोमेंटम का ज़्यादा किसका होगा, हैवी बॉडी का होगा। मास कम किसका है, लाइट बॉडी का, मोमेंटम कम किसका होगा, लाइट बॉडी का होगा, राइट है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, हैवी बॉडी, क्योंकि इस केस में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मोमेंटम है डायरेक्टली पोर्शन हमारे पास √ मास के, यानी डायरेक्ट पोर्शन है ना, मास बढ़ेगा मोमेंटम बढ़ेगा, क्लियर है। अब इसका एक ऑपोजिट एमसीक्यूज है जिसमें बात करता है आ लाइट बॉडी एंड हाई बॉडी, दो बॉडी हैं, इस टाइम वो मूव कर रही है विद सेम मोमेंटम, राइट है, विच विल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। अब आपने ये फाइंड करना है, फार्मूला क्या है हमारे पास के का, के इज इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर ओवर 2m। इस केस में क्या कांस्टेंट है, मोमेंटम सेम है, मोमेंटम सेम है, राइट है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और मास एक दूसरे को हो जाएंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट है इस केस में। तो इसका मतलब क्या बना, जिस बॉडी का मास कम होगा उसी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। मास कम किसका है, लाइट बॉडी का, तो भाई के ज़्यादा किसकी होगी, लाइट बॉडी की होगी। आंसर क्या बना इसका, लाइट बॉडी। और मास ज़्यादा किसका है, हैवी बॉडी का। और मोमेंटम कम किसका, मोमेंटम कह रहा हूँ के कम किसकी होगी, हमारे पास कम होगी हैवी बॉडी की, क्योंकि उसका मास ज़्यादा होगा। क्योंकि हमारे पास इस केस में जब होगा मोमेंटम कॉन्स्टेंट, काइनेटिक एनर्जी मास की होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, राइट है। अब यहाँ पे एक और केस आता है, वो क्या, यहाँ तो हमने पढ़ लिया के इनवर्स रिलेशन है किसके, मास के, और हमारे पास के एक केस में मास के डायरेक्ट रिलेशन होती है, वो कब होती है, तो उसके देखो मेन फार्मूला यहाँ पर अगर हम काइनेटिक एनर्जी से देखें तो ये बन रही है हमारे पास मास के डायरेक्ट बन रही है, लेकिन ये कब होगा, जब हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, राइट है। इस केस में क्या था, मोमेंटम कांस्टेंट था, तब के हमारे पास होगी मास के इनवर्स रिलेशन होगी। और जब होगी वेलोसिटी कांस्टेंट, इस केस में हमारे पास मास की होगी डायरेक्ट रिलेशन होगी। मतलब हम इसको कहते हैं दो बॉडी मूव करे सेम वेलोसिटी से, हम यूज कौन सा करेंगे, रिलेशन नीचे लग करेंगे। अगर वो कहते हैं दो बॉडी मूव कर रही हैं, दोनों का मोमेंटम सेम है, तो हम कौन सा यूज करेंगे, रिलेशन कौन सा होगा, वो ये वाला होगा, राइट है। अब इसी की एग्जाम्पल आती हैं दो, वो क्या, गन फायर एंड रॉकेट लॉन्च। इनमें क्या होता है, ये दो बॉडी हैं हमारे पास ओबे करती हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को। मतलब जब आप गन फायर करेंगे ना, तो जो बुलेट निकलेगी, जिस मोमेंटम से बुलेट जाएगी फॉरवर्ड, उसी मोमेंटम से जो गन है वो बैक रिकॉइल करेगी, राइट है। दोनों का मोमेंटम कांस्टेंट होगा। इस केस में क्या होगा, हमारे पास के होगी मास के इनवर्स रिलेशन होगी, क्योंकि मोमेंटम कांस्टेंट है। तो अब बताएं इस केस में किसकी के ज़्यादा होगी, जिसका मास कम है। मास कम किसका है, बुलेट कम है,
जो हमारे पास है गन, उसका मास तो बहुत ज़्यादा है, तो इस केस में मास कम किसका है, बुलेट का, उसकी कई बहुत ज़्यादा होगी, और मास ज़्यादा किसके, गन का, उसकी कई जो रिकॉइलिंग की होगी वो कम होगी, राइट है। अब उसके बाद है रॉकेट लॉन्च की, ये भी वो एग्जाम्पल है कि जब हमारे पास इस केस में जिस मोमेंटम से जो होती हैं हॉट गैसेस वो डाउनवर्ड जाती हैं, उसी मोमेंटम से रॉकेट जाता है अपवर्ड जाता है, मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। इस केस में भी हमारे पास के क्या होगी, वो मास के इन्वर्स रिलेशन होगी, यानी जिसका मास कम होगा उसकी के ज़्यादा होगी। मास कम किसका है, रॉकेट का है, गैसेस का, गैसेस का कम होगा, तो फिर इस केस में जो होगी हमारे पास के ज़्यादा किसकी होगी, गैसेस की होगी। कितनी होती हैं, अबाउट इसकी स्पीड होती है गैस निकलने की 4000 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड होती है। हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक इसका अभी इस लेक्चर में, राइट है। अब उसके बाद आपको एमसीक्यूज आते हैं, इसमें हमने काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में फाइंड तो करना होता है, लेकिन वो करना होता है हमने परसेंटेज में। फॉर एग्जाम्पल आपको एमसीक्यूज देता है, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज्ड बाय 400, राइट है, परसेंटेज, मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी इंक्रीज बाय कितना होगा। जब भी आपको इस किस्म के एमसीक्यूज हैं, आपने पहले मेन चीज़ देखनी है या बातें कर रहा है, बाय क्या है, ये टू कह रहा है, दोनों फ़र्क होता है। फ़र्क क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप देखें, वो कह रहा है इंक्रीज बाय 400, इंक्रीज टू 400, दोनों फ़र्क होता है। अब जो बाय है ना, उसका मतलब होता है हमने एक्स्ट्रा ऐड करना है, किस में, ओरिजिनल चीज़ में। बाय का मतलब क्या, जो चीज़ ओरिजिनल थी उसमें आपने एक्स्ट्रा ऐड करना है, क्योंकि बाय हुई है। और टू का मतलब क्या, टोटल, जो टोटल बनेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज बाय 400 कितना हो जाएगा, इसमें हम जो ओरिजिनल एनर्जी है उसमें 400 को ऐड करेंगे, ये कितना बन जाएगा 4K, और इसका आंसर आ जाएगा 5K। हमारे पास K इंक्रीज हो जाएगी 5 टाइम हो जाएगी। अगर उसने कह दिया इंक्रीज टू 400, अब हम करेंगे सिंपली, यहाँ पर हमारे पास टोटल 400 होगी और ये कितनी है 4K होगी। फ़र्क क्या आ गया, जब इंक्रीज बाय हुआ हमारा मोमेंटम 5 टाइम इंक्रीज हो गया, जब इंक्रीज टू था हमारा मोमेंटम 4 टाइम हुआ। फ़र्क है दोनों में, आपने पहले इस तरह के एमसीक्यूज में ये फ़र्क देखना है, राइट है। अब हमने फाइंड करना है इंक्रीज मोमेंटम में इंक्रीज फाइंड करना है, राइट है। फार्मूला क्या मोमेंटम का, मोमेंटम इज इक्वल टू √2m इंटू के, और के हमारे पास क्या है, जब इंक्रीज है 400 वो आया 5K, राइट है। हम पुट कर देंगे, कैसे आया था, क्योंकि उसने बाद में क्या कही थी, हमारे पास के इंक्रीज बाय 400 है, राइट है। हमने उसको ऐड कर दिया और कितना आ गया 5K ही आ गया। इसको हमने पुट कर दिया यहाँ पर। अब इस ओकेजन में जो हमारे पास √5 है, इसको हम लिख देंगे, अलग लिख देंगे, और √2m इंटू के अलग लिख देंगे, ये आ जाएगी हमारे पास ओकेजन। अब यहाँ पर देखो ना, ये क्या बन गया, हमारे पास मोमेंटम बन गया। फॉर्मूला है ना मोमेंटम का, मोमेंटम इज इक्वल टू √2m इंटू के, यहाँ मोमेंटम आ जाएगा। और ये अब बन के हमारे पास P प्राइम इज इक्वल टू √5 इंटू मोमेंटम, राइट है। √5 तो हमारे पास 2.2 के इक्वल होता है। मैंने आपको बात की थी बेसिक लेक्चर में, आपको परफेक्ट स्केयर की याद होनी चाहिए वैल्यू, कम से कम आपको 10 तक आनी चाहिए वैल्यू कितनी बनती है, ताकि जो आपकी आ रही है कैलकुलेशन वो आसान हो जाए, राइट है। सिंपल से काम होगा, 4 मिनट लगेंगे, लेकिन याद रख लेंगे, बेनिफिट रहेगा आपका। ये हमारे पास जो होता है √5 होता है, वो किस इक्वल होता है, 2.2 के इक्वल होता है। अब बच्चे इस स्टेप में गलती करेंगे, वो ही करेंगे, 2.2 है, हमने करने इसको परसेंटेज में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और आंसर निकाल देंगे 20%। ये गलत आंसर है। यहाँ पर भी आपने देखना है किस चीज़ को, वहाँ उसने बात की क्या है, यहाँ उसने बात की इंक्रीज बाय, ना कि इंक्रीज टू। बाय का मतलब क्या है, उसने अब भी पूछा कि कितना इंक्रीज एक्स्ट्रा हुआ है। बाय क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है ना, मैंने आपको सिंपल बता दिया हुआ है, इसका मतलब जो मर्जी बनता हो। मैंने आपको सिंपल, जब भी बाय आएगा हमने एक्स्ट्रा ऐड करना है या एक्स्ट्रा फाइंड करना है। जब भी टू होगा मतलब बात का टोटल की रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा की बात है ही कोई नहीं। या उसने कहा मोमेंटम विल इंक्रीज बाय, कितना एक्स्ट्रा होगा, हम फाइंड करेंगे एक्स्ट्रा, किस तरह करेंगे, जो था हमारे पास मोमेंटम उसको इससे अलग कर देंगे, यानी मोमेंटम को हमने अलग कर दिया, ये बनेगा हमारे पास 1.2 मोमेंटम, ये इंक्रीज बाय जो एक्स्ट्रा मोमेंटम है, हम इसको फाइंड करें, राइट है। अब करेंगे इसको मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, और ये बन जाएगा 120% ऑफ मोमेंटम इंक्रीज हुआ है, क्योंकि इंक्रीज बाय की बात थी। अगर कहता कि इंक्रीज टू कितना हुआ, तो मैं सिंपली 2.2 को करता मल्टीप्लाई 100 से, इसका आंसर होता है 220%, राइट है। इस तरह का आपको एमसीक्यूज आ रहे होते हैं, क्लियर है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वो कहता है व्हेन वी प्रोवाइड इक्वल पोटेंशियल टू, क्या हो गया से, हाँ, व्हेन वी प्रोवाइड इक्वल पोटेंशियल टू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो आपने फाइंड करनी है रेशियो ऑफ मोमेंटम दोनों की, राइट है।
फाइंड करना है हमने मोमेंटम के रेशियो। तो फाइंड करना क्या है, मोमेंटम। फार्मूला का मोमेंटम का, मोमेंटम इज इक्वल टू √2m इंटू के। इस केस में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जो हम उसे प्रोवाइड करेंगे पोटेंशियल दोनों को, यानी जहाँ पर के इक्वल होगी ईवी के। ये हमने आपके टॉपिक में पढ़ा हुआ है जब हम फाइंड करते होते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहाँ हमने बात की थी केस नंबर 3 में कि वहाँ जब बात होती है कि जो हमारे पास के ही होगी ना इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की, वही इसी के इक्वल होती है जो हमें प्रोवाइड करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर बच जाएगा फार्मूला मोमेंटम इज इक्वल टू √2m इंटू ईवी, क्योंकि के इक्वल कैसे होते हैं, ईवी के होते हैं। और यहाँ कॉन्स्टेंट क्या है, मोमेंटम कॉन्स्टेंट है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, मोमेंटम डायरेक्टली बन किसके, अंडर मास के। तो रेशियो क्या बनेगी, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन की। ये बन जाएगी हमारे पास अंडर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है, ये इसके बन जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, रॉकेट propulsion। लेकिन उससे पहले हम ना इनके कर लेते हैं पास्ट पेपर के क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन किसका है, ये नम्स 2024 का क्वेश्चन है। वो कहता क्या है, अ बॉल है मूविंग विद ए मोमेंटम 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हिट्स द वॉल एंड बाउंसेस स्ट्रेट बैक विदाउट लूजिंग काइनेटिक एनर्जी, द चेंज मोमेंटम ऑफ दिस बॉल विल बी। बात ये करता क्या है, बात ये करता है एक बॉल है, वो मोमेंटम उसको कितने 8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, वो एक वॉल को हिट करती है। हिट करने के बाद वापस बाउंस बैक होती है, लेकिन इस केस में उसका लॉस कोई नहीं होती, के ही होती। राइट है। अब बताओ चेंज मोमेंटम क्या होगा, फाइंड करने चेंज इन मोमेंटम। फार्मूला क्या होगा उसका, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, हम ये कर देंगे। राइट है। अब फाइनल मोमेंटम कितना मोमेंटम इसका होगा, जब बॉडी बॉल को हिट की और वापिस आ गई, उसके कई लॉस भी हुआ, मोमेंटम उसका 8 ही होगा, लेकिन नेगेटिव का 8 होगा, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी ये नेगेटिव हो जाएगा। राइट है। हम नेगेटिव 8 से माइनस कर देंगे, जो था हमारे पास इनिशियल मोमेंटम वो कितना था, 8 था। क्या जाने सर, -8 नेगेटिव 8 -8 इज इक्वल टू -16 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका हमारा आंसर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा -16 मीटर पर सेकेंड। राइट है। अब इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ये एनएमडी के 2020 के एमसीक्यूज है। कहता क्या है, डी न्यूटन सेकेंड इज द यूनिट ऑफ। एनएस यूनिट किसका होता है, दो का होता है पड़ा, एक होता है मोमेंटम का, एक होता है हमारे पास अम्पल्स का। राइट है। ऑप्शन ए वर्क नहीं, ऑप्शन बी पावर नहीं, ऑप्शन सी अम्पल्स यस, इसका आंसर यही होगा। अब नीचे देखिए ऑप्शन डी, यहाँ लिखा तो है मोमेंटम, पर मोमेंटम कौन से, एंगुलर ना के लीनियर। जो हमने बात की थी वो लीनियर की थी, और लीनियर में और एंगुलर में फर्क होता है। राइट है। अब उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ये बीएमयू 2022 के एमसीक्यूज है। कहता क्या है, इफ टू इक्वल मासेस आर इन मोशन विद द सेम इंडिविजुअल स्पीड सो वी कैन कंक्लूड दैट। हम इससे क्या निकालेंगे नतीजा, दो इक्वल मासेस हैं, या कहने दो कार हैं इक्वल मासेस की हैं और सेम स्पीड से मूव कर रही हैं, तो बताएं हम यहाँ से क्या निकालेंगे नतीजा। देयर मोमेंटम आर सेम, बात दुरुस्त है उसकी। फार्मूला का मोमेंटम का, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, दोनों का मास भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, मोमेंटम सेम होगा। नंबर 2 पे क्या है, देयर मोमेंटम कैन बी डिफरेंट। चले, ये ऑप्शन जो बी है ए का ऑपोजिट ही हो गया, और जब भी इस टाइप के एमसीक्यू जाएंगे मतलब 80-90% चांस है दोनों से कोई एक होगा, जिसमें अगर स्टेटमेंट जो ऑपोजिट होंगी। जैसे हम देखा ना ऊपर एग्जाम्पल में, यहाँ पर क्या था हमारे पास -16 था और +16 था, हमें लग गया कि इन दोनों से कोई होगा। वैसे यहाँ पर अगर दो ऑपोजिट हैं तो मतलब इन दोनों से कोई है, तो यहाँ पर तो हमने देख लिया ए करेक्ट है और बी तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है, वो गलत होगा ना। इसका आंसर हो सकता है, वो कहते हैं देयर काइनेटिक एनर्जी कैन बी डिफरेंट, ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि हम देखें के का फार्मूला वो भी होता है, मतलब एम वी होता है, तो दोनों के एम वी सेम है तो फिर दोनों की के भी सेम होगी। आंसर क्या बनेगा इसका, ए ही बनेगा। राइट है। ये देखो आंसर क्या लिखा हुआ है, देयर मोमेंटम आर सेम। मैंने अकेले एमसीक्यू उसको ना सोल्व भी कर दिया हुआ है, टॉपिक अरेंज करके पूरी बुक के, फिजिक्स के भी और बाकी तमाम बुक्स के भी आपके अरेंज मैंने कर दिए हैं और उन्हें सोल्व भी कर दिया हुआ है। इसका आंसर क्या था, अम्पल्स था। अकेले का आंसर भी लिखा हुआ है और उसकी चीज़ें भी लिखी हुई है। राइट है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, ये एमसीक्यू हमारे पास है DUHS 2022 का है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू दी। अभी हमने पढ़ा है, हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को एक नया नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, फोर्स का। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 1 नहीं, नेट फोर्स का आंसर होगा। राइट है। ये देखो क्या लिखा नीचे, नेट फोर्स है, क्योंकि फार्मूला क्या हमारे पास नीचे एक्सप्लेन किया उसको फार्मूला अकॉर्डिंग। राइट है। अब उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, ऑन विच कार देयर इज द रिजल्टेंट फोर्स। मुझे 4 कार दिए ABCD। अब बताओ इनमें से किस कार पे के पास फोर्स है, मतलब किस कार से फोर्स लग रही है रिजल्टेंट। ठीक है। अब हमने फार्मूला पढ़े से आज 2,
किसके? रिजल्टेंट फोर्स के। क्या फार्मूला थे? नंबर 1 तो वो था ना F इज इक्वल टू M में, यानी अगर किसी बॉडी का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो उस बॉडी पे फोर्स लग रही है। और नंबर 2 फार्मूला था Fr इज इक्वल टू चेंज मोमेंटम ओवर टाइम, यानी चेंज मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी। जिस बॉडी के चेंज करेगी वेलोसिटी उसका चेंज करेगा मोमेंटम, उसमें होगी फोर्स, हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स होगी। क्लियर है? दो बातें होगी, अगर किसी के पास है एक्सीलरेशन, अगर किसी के पास चेंज हो रहा है वेलोसिटी, उसमें होगा हमारे पास फोर्स रिजल्टेंट। ठीक है, जो हमारे पास कार ए है, इसके पास तो क्या है, ये मूव कर रही है ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, मतलब क्या कह रहा है, ये सिंपली स्ट्रेट मूव कर रही है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये आंसर नहीं है। नंबर 2 पर एक कार है, वो मूव करी कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, लेकिन अराउंड अ बेंड आ गया, मतलब कार मोड़ काट रही है, यहाँ पर भले उसकी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। अगर डायरेक्शन चेंज हुई है, इस केस में चेंज करेगी वेलोसिटी, चेंज की वेलोसिटी तो हमारे पास F तो होगा प्रोड्यूस, हमने भी बात की है, आंसर B बनेगा। अब C क्या है? कार मूविंग अप इन एट द कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट कर दी, ये तो आंसर नहीं है। और कार स्टेशनरी, कार रुकी हुई है, मतलब यहाँ भी कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रही, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर B, क्योंकि इस केस में बॉडी की चेंज की है डायरेक्शन, तो चेंज हुई है वेलोसिटी, तो यहाँ पर जो होगा हमारे पास फोर्स रिजल्टेंट। क्लियर है? अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ये है खैबर यूनिवर्सिटी 2024 का, ये जो है ना एमसीक्यूज लास्ट ईयर का पेपर है, ये वही एमसीक्यूज है। अ कार इन मोशन हिट्स एंड गेट क्रैश्ड इनटू ट्री ट्रंक, ये एक दरख्त में बजी और वहाँ पर क्रैश होगी, फंस गई उसमें। व्हाट इज नॉट कंजर्व, वो कौन सी चीज़ कंजर्व नहीं हो रही? अच्छा, बेसिकली ये एमसीक्यूज ना आपके पास है इन इलास्टिक कोलिजन का, जो भी हमने अभी पढ़ना है, अभी पढ़ने लगे हैं, इसका एमसीक्यूज यहाँ पर आ गया। यहाँ पर सिंपली बात याद रख लें, वो क्या होगा, जब भी हमारे पास केस होगा इन इलास्टिक का, यहाँ पर दो चीज़ें कंजर्व होती हैं, यानी सेम रहती हैं, वो क्या होगा? एक मोमेंटम, एक होगा हमारे पास एनर्जी टोटल। जो कंजर्व नहीं होगा वो क्या हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी, तो यहाँ से आंसर क्या बनेगा? ए ही बनेगा आंसर। मोमेंटम तो कंजर्व्ड है, और बी में कहता है मोमेंटम भी कंजर्व्ड है, मोमेंटम अलॉन, मोमेंटम तो कंजर्व्ड होता है, यहाँ बात करें लिखिए नॉट कंजर्व्ड की, ऑप्शन बी भी नहीं है। सी को देखें, यहाँ कहता है कि मोमेंटम एंड एनर्जी दोनों, हाँ भाई कई तो बस कंजर्व नहीं करेगी लेकिन मोमेंटम करता है, ऑप्शन सी भी नहीं है और डी भी नहीं होगा, तो क्या कहता है नदर कई और मोमेंटम। हालांकि यहाँ पर जो कई है वो कंजर्व नहीं है, जो इसने पूछा हमसे, तो उसका आंसर केवल ए ही बनेगा, बाकी से आंसर नहीं है। राइट है, हम इसको देखते हैं, अभी टॉपिक मुकम्मल पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं जो हम पढ़ेंगे टॉपिक, वो क्या? रॉकेट प्रपल्शन। अच्छा, वैसे टॉपिक ना हमारे पास इसमें जो टॉपिक है, यहाँ पर कुछ एमसीक्यू सोल्व करने वाले नहीं है, मतलब हम उन्हें कहते हैं ना जो एमसीक्यू न्यूमेरिकल बेस्ड हो, वो नहीं है। तो यहाँ पर बच्चे जो अक्सर हैं डिस्क्रिप्टिव बेस्ड है, एक आम जगह करेगा, बच्चों को नहीं पढ़ाएगा कि बच्चों ने वो खुद बुक पढ़ने कर लेंगे। हाँ, बुक पढ़ना जरूरी है, दुरुस्त बात है, आप पॉइंट इकट्ठे कर लेंगे, लेकिन जो मैंने लेक्चर शुरू में बात की थी कि मेरे लेक्चर कंप्लीट डिटेल होंगे, अगर आपके मास्टर ने इस बुक में सबसे अच्छे नंबर लिए हैं तो आपके भी आएंगे। उसके लिए मैं ईच एंड एवरीथिंग कोशिश करता हूँ डालूँ एवरी प्रोविंस के, ताकि आपको कोई पॉइंट मिस ना जाए। भले टॉपिक हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव बेस्ड है, सही बात उसकी वजह से है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू सारे होते हैं, हम यहाँ भी पढ़ेंगे। राइट है, अब जो हमारे पास क्या है, जो लॉ ऑफ हमारे पास क्या है, रॉकेट प्रपल्शन है, ये कौन से प्रिंसिपल को बे करता है? ये भी करता है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को बे करता है। राइट है, मतलब यहाँ पर जिस मोमेंटम से गैसेस बाहर निकलेंगी, डाउनवर्ड जाएंगी, उसी मोमेंटम से हमारे पास रॉकेट मूव करेगा, अपवर्ड मूव करेगा। राइट है, तो बे हो गया ना, हमारे पास मोमेंटम कंजर्व हो गया। अब उसके बाद यहाँ जो होता है फ्यूल रॉकेट में, वो बर्न किस तरह करता है? अबाउट 10,000 kg पर सेकेंड, एक सेकेंड में 10,000 kg होता है फ्यूल बर्न कर रहा होता है। और ये फ्यूल होता है किस चीज़ का? ये होता है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, वो भी लिक्विड फॉर्म में। हमारे पास रॉकेट फ्यूल बना होता है हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, वो भी लिक्विड फॉर्म में। और हमारे पास रॉकेट के मास का अबाउट 80% होता ही फ्यूल है। एक रॉकेट जा रहा है ना, अपर जा रहा है, उसका जो मास है 80% है क्या? उसका फ्यूल ही होगा। राइट है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो रॉकेट्स है, यहाँ से जो वेलोसिटी निकल रही है, गैस है, किस वेलोसिटी निकल रही है? अबाउट 4000 मीटर पर सेकेंड, यानी रॉकेट स्पीड क्या होती है? अबाउट 4000 मीटर पर सेकेंड होती है रॉकेट की स्पीड होती है। इस स्पीड से गैस आती है, ये सब कह लें 4 किलोमीटर पर सेकेंड होगी। इतने एक सेकेंड में रॉकेट इतना अब हो जाता है, इतनी होती है उसकी स्पीड होती है। क्लियर है, अब यहाँ पर वो कहता है पॉइंट नंबर 4 में कहता है कि रॉकेट के जैसे हाइट बढ़ जाएगी उसका मास कम होगा। वो कैसे कम होगा? हमने भी पढ़ा, रॉकेट का मास क्या है? 80% गैस है, और जैसे हम जा रहे हैं अब जा रहे हैं और गैस बर्न हो रही है अबाउट फी सेकेंड 10,000 किलोग्राम, तो उसका मास कम होगा ना फी सेकेंड में। तो इस केस में जैसे हाइट बढ़ती गई मास कम होता रहा, उसकी जो चेंज करेगी वेलोसिटी और साथ उसके ऊपर होगा एक्सीलरेशन। ठीक है, यहाँ ये बात हो रही है। अब उसके बाद
नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कुलियन। ये लास्ट टॉपिक है यहाँ पर। सबसे पहले इनमें जो बेसिक फ़र्क है वो क्या, जो कि हमारे पास कुलियन इलास्टिक, ये कौन सा केस है, एक आइडियल केस है, और इलास्टिक कौन सा, एक रियल केस है। हम पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, बहुत से केस होते हैं आइडियल होते हैं, मतलब एक्चुअल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें टॉपिक पढ़ा है फ्री फॉर मोशन में, हमें कहते हैं बॉडी मूव अंडर ओनली द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। हालांकि पॉसिबल ऐसा नहीं है, बॉडी पे लग रही होती है हमारे पास एयर की रेजिस्टेंस लग रही होती है, एयर फ्रिक्शन लग रही होती है, ड्रैग फोर्स लग रही होती है, लेकिन आइडियल कहते हैं कुछ भी नहीं है। इस तरह जो हमारे पास इलास्टिक है ना, ये क्या होगा, आइडियल होगा, जबकि इलास्टिक है ये हमारे पास होगा ओरिजिनल केस होगा, राइट है, रियल केस होगा। दोनों कोलिजन में, इलास्टिक में भी इन इलास्टिक में भी, जो हमारे पास होगा मोमेंटम और जो होगा टोटल एनर्जी, दोनों में कंजर्व होगी। लेकिन फिर फ़र्क किस चीज़ का है, फ़र्क है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का। जो इलास्टिक है क्योंकि आइडियल केस है, यहाँ पर के कंजर्व होगी, बिफोर कोलिजन भी के वही थी और आफ्टर कोलिजन सम ऑफ के वही होगा। मतलब कोई के हमारे पास चेंज नहीं होगी, ना होगी हमारे पास हीट में, ना होगी हमारे पास साउंड में कन्वर्ट होगी। लेकिन इन इलास्टिक वो कहता है भाई मैं रियल केस हूँ, मैं सच बताऊंगा, यहाँ पर कई कंजर्व नहीं होती, चेंज होती है। वो किस तरह कि जो आपके पास होगी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, वो हमेशा कम ही होगी बिफोर कोलिजन से, क्योंकि कोलिजन के बाद हमारे पास कुछ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किस में, हीट में, और कुछ हो जाएगी कन्वर्ट किस में, साउंड में हो जाएगी ना, वेस्ट हो जाएगी जो कोलिजन के बाद होगी। क्लियर है। अब फॉर एग्जांपल ये देखिए हमारे पास केस किसका, इलास्टिक कोलिजन का। ये दो कार हैं, एक मूव कर रही है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 5 जूल से और एक मूव कर रही है हमारे पास के 3 जूल से, ठीक है। अब दोनों की जो होगी सम ऑफ के बिफोर कोलिजन कितना है, 8 जूल है। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, दोनों की जो के जो कार 1 है उसकी के हो जाएगी 3 kg हो जाएगी, 3 जूल हो जाएगी, और जो कार 2 है उसके हो जाएगी हमारे पास 5 जूल हो जाएगी, राइट है। अब भी सम क्या होगा, 8 जूल होगा, क्या होगा, कहीं कंजर्व होगी। लेकिन इन इलास्टिक में क्या होगा, जो केस ओरिजिनल है, यहाँ कहता है कि दो कार है ना बिफोर कोलिजन, दोनों का सम 8 जूल है। कार 1 कितनी 5 जूल की है, कार 2 कितनी है 3 जूल की है, दोनों सम क्या होगा 8 जूल होगा। लेकिन आफ्टर कोलिजन कार जूल जो कार 1 है उसकी कई रह जाएगी हमारे पास 3 जूल हो जाएगी, और कार 2 है हमें क्या हो जाएगा हमारे पास 3 से कम होकर 1 हो जाएगी, और दोनों सम क्या आएगा 4 जूल आ जाएगा। दोनों का कुछ ना कुछ पार्ट कन्वर्ट हो गया हीट में और साउंड में, राइट है। तो ये केस कौन सा, इन इलास्टिक का ओरिजिनल केस है, कन्वर्ट होता है। यहाँ तक ये बात थी। अब नेक्स्ट आपको एमसीक्यू ज़ारे होते हैं जिसमें सिंपली आपने बतानी होती है अक्वेन, मतलब आपको दे देगा 4 अक्वेन और पूछेगा इनमें सेम कौन सी है, सही वाली कौन सी है। होती किसकी हैं, वो होती हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की, राइट है। लेकिन इससे पहले हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो होता है हमारा पास केस कोलिजन का, ये दो बॉडी हैं M1 M2, इसकी वेलोसिटी क्या है V1 और V2। बॉडी M1 है उसकी वेलोसिटी V1 V2 ज़्यादा होगी, तभी तो जो बॉडी M1 है ये हमारे पास जाके V2 के पास जाकर कोलाइड कर पाएगी, राइट है। इसी की वेलोसिटी ज़्यादा है। इनकी कोलिजन के बाद अब इनकी बन जाएगी वेलोसिटी V1 प्राइम और V2 प्राइम बन जाएगी। इस केस में जो होगी हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन वो इक्वल होगी किसके, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी के, राइट है। ये क्या बन जाएगा, सिंपली V1 माइनस V2 इज इक्वल टू, अब कर देंगे हम ऑपोजिट कर देंगे, वो क्या, V2 प्राइम माइनस V1 प्राइम। प्राइम का मतलब क्या, आफ्टर कोलिजन। इसकी आती मुकम्मल डेरिवेशन हमारे काम की नहीं है, हम सिंपली बस याद रखेंगे ट्रिक को यूज़ करके। करना क्या आपने, अगर हम लिखें ना V1 माइनस V2 इक्वल हो जाएगा उसके ऑपोजिट V2 माइनस V1 प्राइम, ठीक है। अब इसी को हम ऐसे भी सकते हैं, कैसे, जैसे देखो ना यहाँ पर लिखा हुआ है V1 माइनस V2 इसके होल का नेगेटिव, ये दोनों सेम चीज़ है। वो कैसे, नेगेटिव को अगर मल्टीप्लाई V1 से क्या बन जाएगा, नेगेटिव V1, ऊपर क्या है नेगेटिव V1, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव V2, ऊपर क्या पॉजिटिव V2, दोनों सेम है। आपको दोनों में से आ जाए कोई भी अकेन, दोनों करेक्ट होंगी, राइट है। ये क्या बताते क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू, और ये क्या हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या रिसेक्शन, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछ लेता है कि कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होगी उसी क्या बनती है इक्वेशन, किसकी, V1 की और V2 की। यहाँ पर भी इसकी क्या मुकम्मल डेरिवेशन हमारे काम की नहीं, वो FSC का काम है। हम MTCAT में हमें सिंपली क्या होगा, वो आपसे इक्वेशन पूछेगा, सोल्व करने का काम भी नहीं होगा, बस आपसे पूछ लेगा करेक्ट है कौन सी है। अब याद तरीका अच्छा रख लें। और तरीका नंबर 2 पे क्या होता है, बच्चों का तंग क्या कर रहा होता है, वो ये है कि पहले M1 आएगा M2 आएगा, वो किस तरह करेंगे। मैं कहता हूँ एक स्टेप 3 का फार्मूला आपने इसको यूज़ करना है, जैसे मैं याद रखा था, ठीक है। वो क्या है, अगर यहाँ बात हो रही है V1 की तो हम पहले लिखेंगे इसी का मास M1, उससे माइनस करेंगे दूसरे का मास M2, और इसके अगर V1 है यहाँ वेलोसिटी कौन सी आएगी, V1 ही आएगी, प्लस करेंगे प्रोडक्ट किसका, जो ये V1 है ना इसके ऑपोजिट, ठीक है,
M2 V2 का प्रोडक्ट होगा और ये सिंपली क्या होगा M1 प्लस M2 M1 प्लस M2 यही होगा। बिल्कुल इस तरीके से अगर बात निकालें V2 की, वहाँ क्या करेंगे हम, अगर यहाँ V2 लिखा है पहले लिखेंगे इसका मास वो क्या M2, इससे हमारे से इसका मास ऑपोजिट का क्या M1। अगर यहाँ V2 है तो यहाँ वेलोसिटी क्या आएगी V2 ही आएगी, राइट है। अब प्लस करेंगे 2 इंटू इसके ऑपोजिट का प्रोडक्ट वो क्या M1 V1। ये तरीका है रखने का, ये ट्रिक है। आपके पास कोई अगर है और ट्रिक इससे आसान आप यूज़ कर सकते हैं, या अगर ये याद नहीं होता इस तरीके से तो क्या होगा, बच्चे ड्राइव करेंगे, जो आपको तरीका बेस्ट लगेगा आप इससे याद रख सकते हैं। सिंपली क्या होगा, आपके पूछ लेगा क्वेश्चन, राइट है। अब उसके बाद हम करते हैं 4 केसेस, किसके, इलास्टिक कूलेंट के। बेसिकली जो आपको एमसीक्यू में एमसीक्यू अगर होते हैं 90% होते ही इन चीज़ों से हैं, इलास्टिक कूलेंट के। 10 के पास होंगे जाके किसके, इन इलास्टिक के। हम एमसीक्यू से भी करते हैं, वो आते हैं किस टाइप के, राइट है। चले जो केस 1 है ना, वहाँ क्या बात करता है, 2 बॉडी हैं, इन दोनों के मास इक्वल हैं, राइट है। इस केस में जब एक बॉडी आपस में कोलाइड करेंगे, इनकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, 100% कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी है उसका वेलोसिटी v1 है, दूसरी की v2 है, दोनों का मास सेम है, दोनों की इक्विवेलेंट होगी। इसके बाद क्या हो जाएगा, इनके से कन्वर्ट हो जाएगी, v1 प्राइम के बन जाएगी, यहाँ v2 जो v2 थी, v2 कितनी थी 1 थी, हमारे पास जाएगी 1 बन जाएगी, और v2 प्राइम क्या हो जाएगी, जो v1 थी, v1 कितनी थी 4 थी, ये बन जाएगी 4। बेसिक बात क्या हो रही है, एक आइडियल केस की बात हो रही है ना, यहाँ जो रूल है फॉलो करना पड़ेगा सिंपली। उसके बाद इसी तरह दूसरा केस है, केस 2 में क्या है कि दोबारा हमारे पास क्या है, मास सेम है। पता है बेसिक आपको एमसीक्यूज आग किस टाइप के होंगे, वो आपके एमसीक्यूज में कहेगा 2 बॉडी हैं ऑफ नियरली सेम मास, या 2 बॉडी ऑफ इक्वल मास, या 2 आइडेंटिकल बॉडी, या 2 बॉडी जो 2 कार ऑफ मूविंग, ठीक है, वो ये कह देगा। अब 2 कार क्या है, कार का मास सेम की बात हो रही है। इस केस में क्या होगा, जब वो कोलाइड करेंगे इनकी वेलोसिटी ने कन्वर्ट ही होना है, राइट है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, दोबारा इनका मास सेम है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, जो बॉडी v2 है वो रेस्ट पर है, इससे फर्क नहीं पड़ता। सिंपली क्या होगा, इनका आपस में कन्वर्ट ही होगा, जो वेलोसिटी होगी, राइट है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, आफ्टर कूलेंट v1 प्राइम हो जाएगी 0 जो v2 थी, और v2 प्राइम हो जाएगी 4 जो कि v1 थी, कन्वर्ट ही होनी है, राइट है। भले वो रेस्ट थी, भले वो मूव कर रही थी, अगर मास सेम है कन्वर्ट ही होना है वेलोसिटी ने, राइट है। और अब केस नंबर 3 आता है। इस केस में क्या है, जो बॉडी m1 है उसका मास नहायत ही कम है किससे, बॉडी m2 से। इस केस में क्या होगा वेलोसिटी, अब फॉर एग्जांपल ये बॉडी m1 है, ये मूव कर वेलोसिटी कितनी 20 मीटर से, और जो बॉडी m2 है ये क्या है, इसकी v 0 है, यानी बॉडी रेस्ट पर है। इस केस में जब बॉडी m1 इसे टकराएगी m2 से तो क्या होगा, m2 वहीं की वही रहेगी, जबकि जो बॉडी m1 है वो बाउंस बैक कर जाएगी। अब इस केस में इसकी क्या बन जाएगी, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर है, होगी ऑपोजिट, नेगेटिव हो जाएगी। इसकी एग्जांपल क्या है, अच्छा इसकी एग्जांपल 2 आती हैं। एक तो आपको समझाने के लिए, आप स्कूल के दौर में भाग दौड़ रहे हैं, राइट है, भागते भागते आप किसी ना लड़के मोटे में बच गए हैं, वो वहीं खड़ा रहेगा, पर आप झटके से पीछे गिरते होते हैं, ऐसे होता है ना, ऐसे क्यों होता है, उसका मास ज़्यादा था बॉडी का, राइट है। आपको पूछने का एमसीक्यूज वो क्या होगा, एमसीक्यूज में आता है अक्सर एक साइकिल आएगी, एक ट्रक आएगा, दोनों की अगर एक कोलिजन, ट्रक का मास ज़्यादा है, साइकिल कम है, ट्रक वहीं का वही रहेगा अगर वो रेस्ट था, और साइकिल क्या हो जाएगा, उसी वेलोसिटी से जाएगी ऑपोजिट। ये बात करी आइडियल केस की हो रही है, राइट है, इसी का जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। अब केस 3 क्या आता है, दोबारा 2 बॉडी m1 m2। इस केस में m1 का मास m2 से बहुत ज़्यादा है, m1 मूव कर रहा है, m2 रेस्ट पे है, m1 वेलोसिटी कितनी 20 और m2 की कितनी है 0 है, क्योंकि वो रेस्ट पे है, राइट है। आफ्टर कूलेंट इन्हीं की वेलोसिटी जो m1 है v1 प्राइम उसकी 20 ही रहेगी, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो v2 है, अब क्योंकि टक्कर हुई है इसकी, पहले वो रेस्ट पे था, अब वो मूव करेगा लेकिन डबल स्पीड से मूव करेगा। पहले डबल स्पीड से जो इसकी थी, जैसे कि 20 थी, इसी डबल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। यानी इस केस में क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास वो मास जिसका वो बॉडी जिसका मास कम है और लेकिन वो रेस्ट पर है, अगर उसके साथ जो मास ज़्यादा बॉडी टकराएगी, इस केस में उसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी, जो कि मास m1 की थी, ज़्यादा मास वाली की थी। या कि 4 केसेस हैं। आपको फॉर एग्जांपल क्या आ जाएगी, ट्रक की साइकिल की होगी, साइकिल रेस्ट पर है, ट्रक मूव कर रहा है 20 की स्पीड से, अगर टक्कर खाएगा साइकिल से तो साइकिल अगर 0 पे थी, ट्रक 20 पे थी, अब साइकिल रेस्ट नहीं करेगी, 40 से मूव करेगी डबल स्पीड से, राइट है। अब आता है जो हमारे पास एक केस आता है इनइलास्टिक का। इसमें क्या होता है, 2 बॉडी हैं, एक m1 है, एक m2 है, आपस में जो हमारे पास है m1 है वो मूव कर 10 से, m2 रेस्ट पर है। कूलेंट के बाद ये बॉडी अलग नहीं होंगी, क्योंकि इस केस में के कंजर्व नहीं है,
के कंजर्व नहीं, इस केस में वो कन्वर्ट हो जाएगी दूसरी बॉडी में, ये पर स्टक हो जाएंगे। जैसे अभी हमने पीछे एग्जांपल पढ़ी है, मैंने क्या कहा था, वो इनलास्टिक की है, वहाँ पर क्या था, वो कार जो जाके क्रैश हुई है किससे, ट्री से, अब कार रुक जाएगी। इस केस में क्या था, हमारे पास के कंजर्व नहीं थी, वो कन्वर्ट हो गई थी किसमें, हीट में और साउंड में, और कार रुक गई थी ना, ऐसे यहाँ पर हुआ है। अब हम फाइंड करेंगे इसकी कॉमन वेलोसिटी फाइंड करेंगे। इस केस में हम ये फाइंड कर रहे होंगे, वो कैसे फाइंड करेंगे, उसको हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो क्या कहता है, सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू सम ऑफ आफ्टर फाइनल मोमेंटम, यानी मोमेंटम ऑफ बॉडी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम बॉडी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, वो कहता था m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम आफ्टर कोलिजन है ना, इज प्लस m2v2 प्राइम। अब इस केस में जो v2 बॉडी का है वो तो जीरो है, क्योंकि रेस्ट पे थी, मैंने कहा था ना बॉडी रेस्ट पे थी। जैसे जो हमने पढ़ा है लास्ट ईयर का एमसीक्यूज, वहाँ टी रेस्ट पे था ना, टी की भी जीरो थी ना, इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू m1v प्लस m2v। अब देखो मैंने यहाँ पर v1 प्राइम नहीं लिखा, ना v2 प्राइम लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने बात की है दोनों स्टक होने के बाद दोनों की आफ्टर वेलोसिटी सेम हो गई थी, वो क्या थी, v थी। जैसे उस केस में जब कार जाकर ट्री में बजी, दोनों रुक गई, दोनों की v सेम होगी, राइट है। हम फाइंड करेंगे v जो सेम होगी, तो हमने यहाँ पुट किया v और v पुट किया। इस केस में v कॉमन है, ये बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा v इज इक्वल टू m1 प्लस m2 और इज इक्वल टू ये m2 है ना, हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा, यहाँ अकेला फैक्टर आ जाएगा m1v1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। अब v यहाँ जो हमारे पास m1 प्लस m2 है, v से मल्टीप्लाई हो जाए जाके डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा v इज इक्वल टू m1v1 ओवर m1 प्लस m2। ये हमारे पास फाइंड करने का फार्मूला कॉमन वेलोसिटी का निकाला किससे, हमने मोमेंटम के फार्मूला से, जो हमारा मोमेंटम का लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम से यहाँ से निकाला। तो इसको सोल्व भी करते हैं एमसीक्यू। फॉर एग्जांपल यही बॉडी है जिसमें m1 जो बॉडी थी उसकी वेलोसिटी क्या 10 है, m2 की क्या 0 है। अगर मैं कहता हूँ m1 का मास आप कितना ले लें, 4 ले लें, और m2 का मास कितना ले लें, 1 ले लें, इस केस में क्या बन जाएगा, ठीक है, फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू m1 का मास कितना का हमने 4 इंटू v1 कितने हमारे पास 10 है, राइट है, प्लस m1 का मास कितने 4 है, प्लस m2 का मास कितने 1 है। ये क्या बन जाएगा हमारे पास 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, 5 10 को 2 पे डिवाइड कर देगा, 4 इंटू इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ये हमने एमसीक्यू सोल्व कर लिया। अगर एमसीक्यू आ जाए फाइंड करो कॉमन वेलोसिटी, केस कौन सा आपने देखना है, यहाँ केस कौन सा इनलास्टिक है, क्योंकि यहाँ पर कई कंजर्व नहीं रही है, राइट है। जैसे कि एमसीक्यूज है, ये NMDCAT 2021 के एमसीक्यूज है। जैसे आज से 3 साल पहले हुआ था नेशनल MDCAT हुआ था, जो इस साल भी होगा। वहाँ पूछता क्या है, दी कोएफिशिएंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इज, वो क्या होगा हमारे पास 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि बेसिकली इसे डिफाइन किया है दी कोएफिशिएंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन की, इसे डिफाइन है, ये रेशियो होती है किसकी, हेड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन टू दी हेड वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। अब जब हमारे पास बात होगी एक इलास्टिक कोलिजन की, तो इस केस में दोनों के लिए सेम होंगे, जब वैल्यू सेम है इनकी रेशियो क्या आएगी, 1 आएगी, राइट है। एक डिफाइन है और उसने बात कैसे कर ली है, इलास्टिक कोलिजन की, दोनों की वैल्यू सेम होगी, इस केस में रेशियो 1 ही आ रही होगी, राइट है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, 2 बॉल collide with each other and it has been observed that the coin is elastic, ठीक है। what statement advocate the observation, 2 बॉल हैं आपने तो कोलाइड कर लिया है और उनकी जो कोलिजन क्या है, इलास्टिक है, ठीक है। अब बताएं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट वकालत करती है ऊपर स्टेटमेंट की, क्या लिखा उसने, एडवोकेट लिखा हुआ, तो वकालत ही कहेंगे हम, ठीक है। ऑप्शन 1 क्या है, के बिफोर कोलिजन इज नॉट इक्वल टू के आफ्टर कोलिजन, ये तो गलत होगी भाई, हमने भी बात पढ़ी है इलास्टिक कोलिजन में के भी कंजर्व होती है, ठीक है। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज नॉट इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये भी गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा क्या है, मोमेंटम भी कंजर्व होगा इलास्टिक कोलिजन में। उसके बाद क्या, के आफ्टर बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू के आफ्टर कोलिजन, ये बात तो ठीक है। इसकी 2 वजह हैं, नंबर 1 तो क्या है कि हमारे पास इलास्टिक कोलिजन में क्या होती है, के क्या होती है, कंजर्व होती है। नंबर 2 पे क्या है, ये ऑप्शन ए की ऑपोजिट है, मैंने बात की थी ना एमसीक्यू से आ रहे होते हैं, आपने पहचानना उसे, ट्रिक होती है। मैं से कमी बनाऊंगा वीडियो ट्रिक के एमसीक्यू को सोल्व करने की, हमें इस एमसीक्यू के आंसर नहीं आते, पर ट्रिक पता होती है हमें सोल्व कैसे करने, हम कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, दोनों ऑप्शन ऑपोजिट हैं और मुझे पता है कि इसका ए गलत है तो बी, इसका सी ठीक ही होगा, राइट है, ये इसका आंसर ही है। और मोमेंटम बिफोर कोलिजन कम होगा, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये बात भी गलत है, क्योंकि हमने बात की थी इलास्टिक में दोनों कंजर्व होंगे, इक्वल होंगे। आंसर क्या बनेगा इसका, सी ही बनेगा, और इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। ये आपका था लास्ट एमसीक्यूज। तो फिर आज के लेक्चर में हमने मोमेंटम, उसका लॉ, इम्पल्स और जो हमारे पास है इलास्टिक
इनइलास्टिक कुलियन, उन्हें कंप्लीट डिटेल से पढ़ा और उनके जो एमसीक्यूज थे वो भी किए। अब नेक्स्ट लेक्चर लास्ट होगा इस चैप्टर का, हम पढ़ लेंगे जो है प्रोजेक्टाइल मोशन, उन्हें कंप्लीट पढ़ लेंगे। अगर इस लेक्चर से आपको बेनिफिट हुआ है तो अपने क्लासमेट को मस्ट शेयर करना। नीचे कमेंट में बताओ लेक्चर कैसा लगा। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट ज़बरदस्त लेक्चर में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।